हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे और अपने समर वेकेशन को पूरी तरीके से आप स्पेंड कर रहे होंगे बड़े एंजॉय के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल देख के आप पता लगा लिए होंगे कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। कुछ स्टूडेंट जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से संबंध रखते हैं, उनकी एक क्वारी थी, बार बार यही एक क्वेश्चन होता है कि सर ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कम सब्जेक्टिव ज़्यादा बना हुआ है हमारे लिए। जिन चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं उन दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व कैसे कर दिया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर दिक्कतें आती हैं, उन सभी के ऊपर आज हम बारीकी से बातें करने वाले हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे और कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगे केमिस्ट्री आपको। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय को व्यतीत करते हुए आपसे स्टार्ट करने की अनुमति लेते हैं। तो अनुमति है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है। अब ये मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो बेसिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 11th स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से बैठ के स्कूल के अंदर कम स्कूल के बाहर ज़्यादा पढ़ा होता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि यही उनका एक बड़ा रीजन होता है। अगर मैं 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे पास 3 टाइप की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। पहली होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ये 3 ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये फोरेंसिक केमिस्ट्री हो गया, ये भी आपको देखने को मिलती है। बट अगर हमें 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मेरे पास 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है। ठीक है, पहला होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहला आपका है सॉल्यूशन। इससे पहले ओल्ड एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर हुआ करता था पहला, लेकिन वो एज पर न्यू एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से रिमूव कर दिए गए थे। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से बुलाते हैं, ये 2 चैप्टर आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाले गए हैं। अब से पहले यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी में पी ब्लॉक एलिमेंट था, लेकिन वो यहां पर रिमूव कर दिया गया। अब न्यू एनसीईआरटी में केवल और केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने पास यहां पे 5 चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो चैप्टर है आपका वो है आपका यहां पर, वैसे तो सभी बड़े हैं, अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये आपको आरएक्स और आरएक्स दिख रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म है आपके। ये केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ही समझ सकते हैं इनको, दूसरे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट या फिर नॉन टेक्निकल बंदे इसको नहीं समझ पाएंगे, जो मैं यहां पर समझ रहा हूं। तो पहला होगा हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। दूसरा अपने पास जो चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, आरओएच, एआरओएच और आरओआर। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका एल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डेहाइड आरसीएचओ के नाम से, कीटोन आरसीओआर के नाम से और कार्बोक्सिलिक एसिड आरसीओएच के नाम से। एल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद चैप्टर आता है आपका एमाइंस और डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसमें आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप के एमाइंस देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट चैप्टर वो आपका बायोमोलिक्यूल्स होता है, जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और आपके फैट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाले गए हैं। अब ये तो हो गया बाइफिकेशन की, आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, इनको आप यूनिट भी बोल सकते हैं। वैसे यूनिट बड़ा पार्ट होता है, लेकिन अपने आप में पूरा जो कंटेंट है केमिस्ट्री का वो कहीं ना कहीं बहुत सारा बड़ा है और इनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बेसिक कॉन्सेप्ट की। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री को उठाने से हिचकिचाएंगे। ये जाहिर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने देखा भी होगा, कभी भी आपका केमिस्ट्री का मन नहीं करता होगा पढ़ने को, उसका कारण यही है कि आप एक क्वेश्चन को करते हैं, दूसरे पर अटक जाते हैं, या फिर आपकी स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है। तो यही वो रीजन है जिससे आपको नफरत हो गई है इस केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से। लेकिन हमारा वादा है कि वचन है, कर्तव्य है कि जब तक हम हैं आपको ये प्रॉब्लम आनी नहीं देंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप यहाँ पर केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की पढ़ने से पहले उनके ऊपर ऑन फिंगर कमांड बनाओगे। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, टॉपिक है 11th के, मैं आपसे क्लियर ये बोल देता हूं, चाहे आपको 1 मंथ 2 मंथ लग जाए, लेकिन इनको क्लियर किए बगैर आप 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को हाथ ना लगाएं। अगर लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड केवल और केवल बोर हो रहा है, उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरा सोचना है, वादा नहीं है। मैं नहीं करता कि वादा भाई मैं आपको समझ में नहीं आए, मैं तो यही इच्छा होती है मेरी कि मेरे स्टूडेंट हैं जो उनको कंप्लीटली केमिस्ट्री समझ में आए। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट को अप टू 60 और 70% स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री से उनको प्रॉब्लम होती है। अब वही कारण, कॉन्सेप्ट नहीं है उनके स्ट्रॉन्ग। अगर इस चार्ट के अंदर आप देखने जाओगे तो अब अपने पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे बेसिक
कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री से पहले। तो पहला आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट, ये टर्म आपको बार बार 3 चैप्टर के अंदर सुनाई देगा। अगर आपको मोल का मतलब ही नहीं पता है तो गारंटी के साथ उलझोगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे नहीं, और न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपके पास मासेस हो गए, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये सभी चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाई जाती हैं। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, 7th चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ जानना और सीखना चाहिए। पहली चीज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही अगर आपको नहीं पता होगा तो रिएक्शन को बैलेंस करने और रिएक्शन को बनाने में आप कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेसिक टर्म जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, वैलेंसी फैक्टर जिसको हम एन फैक्टर बुलाते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है, नॉर्मलिटी हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गया, ये कुछ ऐसे इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास यहाँ से आगे मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं, वैसे तो आप 2 × 2 4 ही होते हैं, वो तो आप कर दोगे, उसमें कुछ सीखना नहीं है आपको, बट यहाँ पर एक 2 ऐसे टूल्स होते हैं। पहला जो होता है आपके पास वो होता है लॉग और एंटी लॉग। वैसे आंटी को इस उम्र में पेंसिल लेनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है किसको, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को। दूसरी चीज़ होती है आपके पास डिफरेंशिएशन और तीसरी चीज़ होती है इंटीग्रेशन। ये 3 आपके पास मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। इतने भी नहीं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ही बन जाएं, इतना तो आना चाहिए कि आपके पास ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। और जिन्होंने फिजिक्स से लगाव है, मैथमेटिक्स से लगाव है, उनके पास ये टॉपिक गारंटी के साथ आते हैं, यूज करने भी आते हैं और इनको अप्लाई करना भी आता है अपने न्यूमेरिकल के अंदर। अब बातें कर रहा हूँ मैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सेंट्रल केमिस्ट्री में मानता हूँ, और अगर आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे छोटी चीज़ कि भैया आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑन फिंगर होनी चाहिए। अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा था कि अप टू कैल्शियम तक आपने एटॉमिक नंबर ध्यान रख लिए, एलिमेंट्स के नाम ध्यान रख लिए, वो सफिशिएंट नहीं है। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो फिंगर ऑन फिंगर होनी चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, साथ के साथ किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ये मेटल है नॉन मेटल है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ जो आती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के साथ साथ कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आपको 3rd चैप्टर के अंदर मिलेंगी 11th स्टैंडर्ड के। तो उनमें से पहला है आपका यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम यहाँ पर Z इफेक्टिव के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये बार बार चीज़ें इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इतना ही इन दोनों चैप्टर के अंदर यूज़ होता है, जो बेसिक टर्म्स हैं जो आपके 11th के अंदर आपने नहीं पढ़े होंगे। अगली बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन है 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के अंदर 50% है, और मोर देन 50% ही बोलूँगा बिकॉज इट कंटेन 32 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो आपका यहाँ पर ये 32 मार्क्स का, और 32 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कमांड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर परहेज करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। बट इसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है आपकी IUPAC। जी हाँ, IUPAC, और साथ में आपका कॉमन नेमिंग। अगर आपको किसी कंपाउंड का IUPAC ही नहीं पता है तो कोई भी कंपाउंड आपको गिवन कर रखा है, उसकी कन्वर्जन आप किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ है हमारे पास GOC के अंदर हमारे पास रेजोनेंस हो गया, प्लस का आई इफेक्ट हो गया, माइनस का आई इफेक्ट हो गया, ये चीज़ें GOC के अंदर हमें आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म हमारे पास आनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म कौन सी होती है और किस टाइप की होती है आइसोमेरिज्म, इस कंपाउंड के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी होती है। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे प्रयोग में लेके आनी है इन तीनों टाइप की ब्रांचेस के अंदर, जो आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर थी। अब हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, अगर आपने ये क्लियर कर लिया, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर कुछ हायर टाइप या फिर आपके पास जो हायर ऑर्डर थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करिए आप, ठीक है। आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स के अंदर रिफ्रेशर के अंदर देखने को मिलेंगे। बट अगर आपने यहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो केवल और केवल आप बोर्ड की साइड पर दिए गए बाइफरकेटेड सिलेबस की लिस्ट को यहाँ पर ढूंढ निकालिए, कितने चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना कंट्रीब्यूशन है उस चैप्टर का। उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर आइडिया लगा पाएंगे कि आपके पास जो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये तो केवल और केवल एक फ़न है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं
प्रैक्टिकल की बात करूं, वैसे तो डिफरेंट वीडियो क्रिएट करूंगा उसके ऊपर कि प्रैक्टिकल में आपका क्या होता है। प्रैक्टिकल में आपको सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं बारीकी से हम समझाएंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। फिलहाल मैंने जो आपको थ्योरिकली पढ़ाया है, बताया है, उन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ी सी कमांड बनानी पड़ेगी, तभी आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छी तरीके से पकड़ बना पाएंगे। नहीं है तो आपको पूरी साल केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं।